हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने फोर्स के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि फोर्स कैसे किसी बॉडी में क्या क्या चेंजेस ला सकता है। और आज हम देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने मोशंस के लिए 3 लॉ दिए। पहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दूसरा सेकेंड लॉ, तीसरा थर्ड लॉ। पहले हम लोग देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखिए, हर एक स्टूडेंट जानता होगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, क्योंकि मैंने फोर्स को डिस्कस करते वक्त न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का थोड़ा सा डिस्कस किया था, थोड़ा सा जिक्र किया था। क्या था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या, देखिए आराम से, बहुत आसानी, यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है और याद करना है उसको। ये है एक ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में दिख रहा है। अगर ये रेस्ट में है तो लगातार ये रेस्ट में ही रहेगा, मतलब अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट तभी चेंज करता है जब उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स आता है। अगर बाहर से कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं आएगा तो वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, ये एक स्टेट में है, इसका नाम है रेस्ट। मैंने इसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाया और ये मोशन में आ गया, तो ये अपने स्टेट को चेंज कर लिया। अब वो कौन से स्टेट में आ गया, ये मोशन में आ गया। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ा, फोर्स अप्लाई करना पड़ा। अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करते तो लगातार उसी स्टेट में रहता। कौन से स्टेट में, रेस्ट में। ठीक है, तो अभी फिलहाल याद करेंगे, किसी भी बॉडी का अगर स्टेट चेंज करना होगा तो हम बाहर से क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। अब अगर कोई बॉडी सपोज कर लीजिए रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस रेस्ट में रहेगा। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब कि जब तक फोर्स में लगाएंगे उसके ऊपर, फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। ठीक, अगर कोई बॉडी मोशन में है और मान लेते हैं उसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी उसका v है या u है, तो लगातार वो u से ही मूव करता रहेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा भी नहीं, वेलोसिटी घटेगा भी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तभी आता है जब बाहर से क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स। तो बाहर से अगर कोई पुश ना करे, कोई धक्का ना दे, कोई फोर्स नहीं लगाए, तो वो लगातार वैसे ही मूव करता रहेगा जैसे मूव कर रहा है। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल देखते हैं। रेस्ट का सबको मालूम है, एग्जांपल देखते हैं मोशन का। सपोज कर लेते हैं ये कार है और कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, ग्राउंड पे मूव कर रही है कार। ठीक है, कितने वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब कि ये कार 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय करेगी, 10 मीटर तय कर लेगी। अब क्या है कि अंदर बैठा हुआ आदमी सोच रहा है कि मेरा कार बहुत स्लो चल रहा है, इसको थोड़ा तेज करना होगा, तो वो अपना एक्सेलेरेटर दबाएगा। एक्सेलेरेटर दबाने का मतलब क्या होता है, एक्सेलेरेटर पैर से दबाया जाता है गाड़ी में। जब उसको पुश करते हैं तो अंदर में जो गाड़ी के अंदर जो मशीन है, जो इंजन है, वो फोर्स लगाता है कार के ऊपर कि तुम तेजी से भागो, मतलब कार को एक्सेलरेट करता है। तो जब तक एक्सेलरेटर नहीं दबाया जाए तब तक फोर्स नहीं आएगा, और जब तक फोर्स नहीं आएगा ये कार क्या होगा, ये कार 10 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करती रहेगी। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर मान लो हम फोर्स लगाए, और फोर्स लगाने से कार के फोर्स लगाने से इस कार पे फोर्स लगा, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा इस कार पे, फोर्स एक्ट करेंगे, फोर्स एक्ट करने से ये वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। कुछ देर बाद वो 11 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और अगर लगातार लगा के रखे तो बढ़ते बढ़ते 12 मीटर पर सेकेंड, और कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि कार अपने एक स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज, अपने स्टेट को मतलब लगातार एक्सेलरेट कर रहा है ना। ठीक है, लेकिन उसी तरह से अगर मान लो कि उस कार को रोकना है, कार को क्या करना है, रोकना है, मतलब कि उसको इस स्टेट से, मतलब ये कौन सा स्टेट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। ठीक है, वो चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड, अब कार को रोकना है, तो मुझे क्या करना है, उसके स्टेट को चेंज करना है, उसको रेस्ट में लाना है। तो कार क्या लगाएगी, ब्रेक। इससे ब्रेक लगाएगी तो टायर और रोड के बीच एक फ्रिक्शन होगा, है ना, क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और टायर के बीच फ्रिक्शन होता है। एक्चुअली ब्रेक लगाने का प्रोसेस है जो बाद में डिस्कस करूंगा मैं हाइड्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, वो फ्रिक्शन से रुकता है। तो अब क्या होगा, टायर में फ्रिक्शन पैदा होगा, वो फ्रिक्शन क्या करेगा, कार को अपोजिट डायरेक्शन में रोकना चाहेगा। अब ये फ्रिक्शन एक बाहर से क्या आ गया, कार के ऊपर फोर्स आ गया। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो ये कार के ऊपर एक्स्ट्रा फ्रिक्शन नहीं आता, और वो कार लगातार चलती रहती 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम इस कार को रोकना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कार के ऊपर एक फ्रिक्शन आना चाहिए। अब वो ब्रेक के थ्रू आए या रोड के थ्रू आए, किसी के थ्रू भी आ सकता है। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि ब्रेक करने का प्रोसेस क्या है। हालांकि क्लास 9 में वो जो आप लोगों ने पढ़ा था, हाइड्रोलिक लिफ्ट था, फिर ब्रेक था, ब्रेक में हम लोग देखे थे कैसे फ्लूइड से ब्रेक पैदा होता है, तो वो सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। लेकिन फिलहाल बेसिकली मुद्दा नहीं जानते आप। सिंपल सा बात है, अगर फैन घूम रहा है, फैन चल रहा है, आप उसमें हाथ लगाएंगे, उस पर थोड़ा सा पकड़ लेंगे उसको, तो फैन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो हुआ? और अगर आप बहुत देर तक पकड़ के रखेंगे तो वो रुक भी जाएगा। आपका दोस्त दौड़ रहा है, आप उसको पकड़ लिए, वो रुक गया, है ना। पकड़ लिए तो आप उसके ऊपर क्या अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई किए। तो जब तक आप बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो स्टेट चेंज नहीं करेगा। कुछ देर के बाद ये क्या हो गया, ये रेस्ट में आ गया, रुक गया। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, एक अपोजिशन लगा दिया, ठीक है। तो ये मोशन से रेस्ट में आ गया, अपने स्टेट को चेंज किया, क्यों? बाहर से फोर्स लगा दी। अगर कोई फोर्स नहीं होता, बाहर से कोई फ्रिक्शन नहीं आता, रोड स्मूथ होता, तो कार जो है वो एकदम 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो चलती रहती, ठीक है। कार रुकती भी नहीं, बढ़ती भी नहीं, है ना। तो मतलब क्या है कि आज के बाद किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना होगा तो हम बाहर से क्या लगा देंगे, उसके ऊपर एक फोर्स लगा देंगे, ये हम जानते हैं। अब आते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ के बाद, सॉरी, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए हम लोगों के पास। सेकंड लॉ में हम लोग ड्राइव करेंगे। फर्स्ट लॉ में सिर्फ डिफिनेशन है फर्स्ट लॉ का, जो मैं आपको दे दूंगा नोट्स में, जैसे मैंने पिछली क्लास में दिया था नोट्स, वैसे इस बार दे दूंगा आपको। अब क्या है, सेकंड जो है वो है न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? ये सेकंड लॉ देखिए, मैं न्यूटन सेकंड लॉ में आने से पहले बात करना चाहूंगा मोमेंटम के बारे में। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, मैं इस चीज को पहले ड्राइव करने से पहले मोमेंटम का बात करता हूं। पहले यहां समझिए आप मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। होता क्या है, देखिए ये मेरा हाथ है और ये सामने आपके एक बोर्ड है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इस बोर्ड पे एक्ट करना है। मेरे पास मास है लेकिन इसमें वेलोसिटी नहीं है, तो इस पे एक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इस बोर्ड पे एक्ट करने के लिए मास तो चाहिए, साथ में इस मास में क्या चाहिए, वेलोसिटी। अब मैंने बोर्ड पे एक्ट किया, मैंने बोर्ड पे एक्ट किया, तो इस मास का जो v है वो v जाकर के m और b दोनों एक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ v एक्ट कर रहा है। अब अगर मान लीजिए ये हाथ की जगह पे कोई भारी सा सामान लाते हैं, ठीक है, उससे मारे तो उसमें ज्यादा मोमेंटम एक्ट होगा, है ना। सपोज कर लीजिए आप खड़े यहाँ पर, एक पतला सा लड़का दौड़ता हुआ आया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो आके आपसे टकरा गया और उसको हटा दीजिए। फिर आप खड़े हुए, एक मोटा सा लड़का आया आपसे, वो भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपसे आके टकरा गया। अब बताइए आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा एक्ट करेगा आपके ऊपर मोमेंटम, पतला वाला लड़का या मोटा वाला लड़का? तो आप बोलेंगे सर मोटा वाला, सर बहुत चोट लगा सर। क्यों? दोनों का वेलोसिटी तो सेम है, दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो फिर आपके ऊपर ज्यादा एक्ट क्यों किया? क्योंकि मोटा वाले लड़का का मास ज्यादा था। इसका मतलब कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, उसको एक्ट करने का ताकत ज्यादा होगा। ये हो गया। अब से मतलब पहले किस्सा हम समझ गए कि मोमेंटम डिपेंड ऑन मास। अगर मास को बढ़ाया जाए तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, और अगर मास को घटाया जाए तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम घट जाएगा, ठीक है। तो मास के बढ़ने से मोमेंटम बढ़ेगा और मास के घटने से मोमेंटम घटेगा। तो फाइनली क्या हुआ कि हम क्या देख रहे हैं कि मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हो गया, क्लियर है। अब आगे क्या करना है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि आप अपने सामने खड़े हैं और वो पतला सा लड़का आया 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से आपको मार दिया, आप टकरा गए, आपको चोट फील हुआ। उसके बाद वही लड़का फिर आया, लेकिन वही लड़का है, मास उसका वही है, अब वो और थोड़ा तेजी से आ रहा है, अब बहुत जोर से दौड़ कर आ रहा है वो, अब वो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ के आ रहा है। तो सेकंड केस में उसका वेलोसिटी डबल हो गया। अब अगर जोर से दौड़ के आएगा, आपको हिट करेगा, तो देखिए आपको चोट ज्यादा लग जाएगा। बोलेंगे हमको बहुत चोट लगा, बहुत मोमेंटम ऐड किया मेरे पे। क्यों? लड़का तो वही है, मास तो वही है, लेकिन सर वेलोसिटी ज्यादा है सेकंड केस में। इसका मतलब ये भी हुआ एक्ट करना, जो मोमेंटम एक्ट करता है हमारे ऊपर, वो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग मोमेंटम को लिखते हैं, वो लिखते हैं mb। क्या लिखते हैं? mb। मैंने इसे आपको समझाने के लिए से लिखा है, ठीक है। तो mb, मास के बढ़ने से ही मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी के बढ़ने से भी मोमेंटम बढ़ जाएगा, है ना। और अगर मास घटेगा तो भी मोमेंटम घटेगा, और वेलोसिटी भी घटेगा तो भी मोमेंटम क्या होगा, घट जाएगा। तो मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, मोमेंटम का डायरेक्शन होता है क्या? हाँ, अगर हम पेन को इधर फेंकेंगे तो ये अपना मोमेंटम वॉल पे एक्ट करेगा, उधर एक्ट करेगा। लेकिन हम जब पेन को इधर फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो ये पेन अपना मोमेंटम उधर एक्ट करेगा। बच्चा सामने दौड़ के आ रहा है, मोमेंटम इधर एक्ट करेगा, उधर से दौड़ के आएगा तो मेरे को मोमेंटम इधर एक्ट करेगा, हम इधर गिर जाएंगे। तो मोमेंटम का डायरेक्शन एग्जैक्टली इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है।
जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है नेट, उसी डायरेक्शन में नेट मोमेंटम होगा। अगर नेट वेलोसिटी आगे है तो मेरा मोमेंटम आगे होगा, और अगर नेट वेलोसिटी पीछे है तो मेरा मोमेंटम पीछे होगा। क्लियर है, आप समझ रहे हैं ना? तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है, मैंने मोमेंटम लिख दिया है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अच्छा, अब देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी तो है, इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है इसका, देखिए यूनिट, मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो हो गया इसका यूनिट एसआई में। अब अगर आप सीजीएस में लिखना चाहते हैं तो मास का यूनिट सीजीएस में क्या होता है? ग्राम, और वेलोसिटी क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया इसका, ठीक है। अब एक बात आता है कि ग्राफ, कभी कभी हम लोग का यहाँ से ग्राफ भी पूछता है। फाइंड द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड मास, ठीक है। सपोज कर लीजिए देखिए मैंने y एक्सिस पे क्या लिया है? मैंने y एक्सिस पे मोमेंटम को लिया है, और x एक्सिस पे क्या लिया है? मैंने x एक्सिस पे मास को लिया है। मास के बढ़ने से मोमेंटम का क्या होगा? तो आप देख लीजिए, सपोज कर लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मास, ऑब्जेक्ट है और मूव कर रहा है कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब अगर हम उसका लगातार क्या कर रहे हैं, उसका लगातार वेलोसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं। मैंने बताया था ना, आप मास बढ़ाएंगे तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। पहले कुछ मास नहीं, कोई मास नहीं, जीरो मास ही नहीं है। मैं यहाँ मास जीरो पुट करेंगे तो मोमेंटम भी क्या आ जाएगा? जीरो। तो मैंने इस से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे मोमेंटम 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, और ऐसे और भी बहुत सारा 3 ऐसे होता रहेगा, ठीक है। और इधर मास 1 kg, 2 kg और 3 kg। सपोज पहले आप m0 पुट करेंगे, ठीक है, तो मोमेंटम क्या आ जाएगा? 0। तो पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, है ना। मास भी 0 और मोमेंटम भी 0, ठीक है। लेकिन आप फिर क्या किए? मास को 1 किए, मान लीजिए वेलोसिटी भी 1 है। सपोज कर लीजिए मैं जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप वेलोसिटी को मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पहले इसका वेलोसिटी क्या था? 1 मीटर पर सेकेंड, और मास क्या था? 0, कोई मास नहीं। जब मास ही नहीं तो मोमेंटम कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। तो वेलोसिटी किसको देंगे? दे ही नहीं सकते, क्योंकि वेलोसिटी किसी मास को देते हैं। नो मास, नो वेलोसिटी, नो मोमेंटम। प्लॉटिंग यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ? आपने पहले 0 पुट किया मास का जगह पे, तो मोमेंटम क्या आ गया? 0 आ गया। अच्छा, अब आपने क्या किया? मास को 1 पुट किया, वेलोसिटी कितना था? फिर 1 था, तो मोमेंटम भी कितना आ गया? 1। तो जब आप मास को 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 1, ये 1, 2, ये 3, तो मोमेंटम भी क्या हो रहा है? 1, है ना। मास 1 पुट किए तो मोमेंटम भी 1 हो गया, ठीक है। उसका फिर क्या हुआ? आपने मास को 2 पुट किया, वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी तो 1 ही था, तो मोमेंटम भी कितना आ गया? 2 आ गया। तो मैंने मास को 2 पुट किया तो मोमेंटम भी क्या आ गया? 2। मैं समझा रहा हूँ आपको बेसिक ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। ठीक उसी तरह से आपने मास और बढ़ा दिया, मास को 3 कर दिया, पहले 1 किया, फिर 2 किया, फिर आपने 3 कर दिया। वेलोसिटी अभी भी 1 है, तो क्या आएगा? 3 × 1, मोमेंटम क्या हो गया? 3। तो यहाँ पे मैंने मास 3 किया तो मोमेंटम भी क्या आ गया? 3। आप देख रहे हैं कि इस दोनों को मैं कट करूँ तो इसका ग्राफ कहाँ पे आएगा? पॉइंट यहाँ पे। हम लोग सीखे ना ग्राफ बनाना 19 में। अच्छा, इन दोनों कट करता हूँ मैं, इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा। अच्छा, इसको कट करता हूँ मैं, इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा। फाइनली जो मेरा कई पॉइंट्स मिलाएंगे, 1, 2, 3, 4 सारे पॉइंट्स मिलाएंगे तो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो मेरा ये हुआ मोमेंटम का ग्राफ हो गया, और ये हो गया मास का ग्राफ। और ये क्या मतलब? मोमेंटम का एक्सिस, ये मास का एक्सिस, और ये उनके बीच का ग्राफ। इस ग्राफ में ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये पॉइंट बता रहा है कि हाँ मास भी 0, मोमेंटम भी 0। अच्छा, ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये पॉइंट बता रहा है मास भी 1, मोमेंटम भी 1। अच्छा, ये पॉइंट क्या बता रहा है? मास यहाँ का 2 और यहाँ का मोमेंटम भी 2। अच्छा, ये पॉइंट क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मास 3, मोमेंटम भी 3। तो आज की बात याद रखना है, कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, डायरेक्टली, जैसे यहाँ देखिए मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट रखा, तो अगर यहाँ पे इस केस के लिए भी कांस्टेंट रखा गया है, अगर ऐसा मान लीजिए अगर आप ड्रॉ करने आता है तो कोई जरूरी नहीं आ भी जाए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ग्राफ बनाया नहीं जाता है, लोग नहीं देते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या देखेंगे कि मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन मास तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम ओनली डिपेंड्स ऑन मास, डायरेक्टली वो भी। तो कभी भी किसी का डायरेक्टली ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। समझ गए ना? ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब अगर मान लीजिए कि इसी तरह से मास कांस्टेंट है, v का ग्राफ ड्रॉ करना है कि वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, तो ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ नंबर 1 था, ये किसके बीच था? मोमेंटम एंड मास के बीच ग्राफ। सेकंड ग्राफ लोग बनाते हैं, यहाँ पर सेकंड ग्राफ बनाते हैं मोमेंटम एंड वेलोसिटी के बीच ग्राफ, ठीक है, ये ड्रॉ करते हैं। तो मैंने
इस एक्सिस पे मोमेंटम को लिया और इस एक्सिस पे वेलोसिटी को लिया, ठीक है, ले लिया मैं। अब फिर से देखिए आप, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मास को कांस्टेंट कर दे रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट का जो मास है, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 kg है। पहले आप वेलोसिटी मत दीजिए 0 मीटर पर सेकेंड, कुछ वेलोसिटी नहीं है। लीजिए मेरा हाथ मास है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, कुछ ऐड करेगा बोर्ड पे? नहीं। अब क्या, हाँ, क्योंकि अब वेलोसिटी आया, तो जब तक वेलोसिटी नहीं आया किसी मास में तब तक वो अपना मोमेंटम ऐड नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो आप पहले एक काम कीजिए, मोमेंटम फाइंड कीजिए। आप क्या करें, मास तो 1 है, वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम क्या आ गया? 0। अच्छा, तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये 0 1 2 और 3, ठीक उस तरह से 0 1 2 और 3, 1 2 और 3, 0 1 2 और 3, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है। अच्छा, मोमेंटम किस में है? मोमेंटम का यूनिट मालूम, मैंने बताया आपको भी, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? देखिए केजी मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे ये किस में है? ये है केजी मीटर पर सेकेंड में, SI में कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आप अगर ये नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ है ये, ग्राफ नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है ऐसे नॉर्मली। अब क्या है कि पहले मैंने मास 0 पुट किया तो मोमेंटम भी क्या आ गया? 0, तो मास भी यहीं पे है क्योंकि ये रहा, सॉरी मैंने क्या वेलोसिटी 0 पुट किया। मास तो 1 kg है, मास 1 kg, वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 3 2 1 0। अच्छा, वेलोसिटी भी यहीं पे, मोमेंटम भी 3 2 1 0 यहीं पे, तो पॉइंट यहीं पे आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका वेलोसिटी बढ़ा दिया आपने, वेलोसिटी क्या दिया? 1, यहाँ 1 पुट किए तो कितना आ गया? ये 1 आ गया। तो अगर आपने वेलोसिटी 1 पुट किया तो मोमेंटम भी 1 हो गया। फिर आपने क्या किया, वेलोसिटी और बढ़ाया, 2 किया, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपने 2 कर दिया, तो मोमेंटम भी क्या आ गया? 2। तो अच्छा, वेलोसिटी 2 तो मोमेंटम भी क्या आ गया? 2। वेलोसिटी 3, मोमेंटम भी क्या आएगा? 3। अब इनका ग्राफ कहाँ पे बनेगा? तो मैंने पहले इसको मिलाया, ये कहाँ कट किया? यहाँ पे, इसको मिलाता हूँ ग्राफ कट करके, यहाँ पे कट किया, और अब इसको मिलाता हूँ, ठीक है। आप लोग 9 में ग्राफ बनाना सीखे हैं, तो जहाँ पे कट किया वहाँ पे क्या ड्रॉ हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या होगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये ग्राफ, इस ग्राफ में ये पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 मोमेंटम 0, ये पॉइंट क्या बता रहे हैं? वेलोसिटी 1 मोमेंटम भी 1, वेलोसिटी 2 मोमेंटम भी 2, वेलोसिटी 3 मोमेंटम भी 3। जिसका मतलब ये होता है कि इस केस में हम लोगों ने क्या मान लिया कि बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा, मास क्या है? कांस्टेंट। अब मोमेंटम क्या होता है? mv, मास तो कांस्टेंट है, तो मोमेंटम सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? v, वो भी कैसे? डायरेक्टली टू v। मैंने आपको पहले ही बताया, किसी का भी डायरेक्टली का ग्राफ होगा, डायरेक्टली ग्राफ सीधा ही होगा, ठीक है। बात समझ गया ना? सपोज कर लीजिए मैं एक बेसिक ग्राफ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक a है ग्राफ में और ये b है, और a जो है डायरेक्टली टू b है, a क्या है? डायरेक्टली टू b है, तो उसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? मैंने सिखा दिया, डायरेक्टली ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। चाहे यहाँ पे कोई भी हो, मास मोमेंटम, मास वेलोसिटी, फोर्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फोर्स, मास फोर्स, कुछ भी हो, डायरेक्टली ग्राफ आज के बाद ऐसे ही होगा। मैं वापस इस ग्राफ को समझाऊंगा नहीं, आज के बाद कोई भी डायरेक्टली ग्राफ ऐसे ड्रॉ हम लोग डायरेक्टली कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंटम का कंसेप्ट। आप लोग मोमेंटम समझ गए, तो आज के बाद कोई पूछेगा मोमेंटम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ मास और वेलोसिटी पे। अच्छा, मास के बढ़ने से क्या होगा? मास के बढ़ने से मोमेंटम बढ़ जाएगा, मास से घटने से क्या होगा? मोमेंटम घट जाएगा। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा? मोमेंटम बढ़ जाएगा। वेलोसिटी घटने से क्या होगा? मोमेंटम घट जाएगा। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन की है। मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या है? यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए? ये होता है मोमेंटम। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की चेंज होने के बाद कि ये चेंज कैसे करता है, ठीक है। आप लोगों के घर में आप लोगों ने सब कोई कार चलाया ही होगा या साइकिल चलाया होगा, ठीक है। कार नहीं भी तो साइकिल बिल्कुल ही चलाया होगा। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे ये एक साइकिल है, ठीक है, ये एक साइकिल है और अभी वो रेस्ट में है, अभी वो क्या है? रेस्ट में है, और साइकिल का मास स्मॉल m है। कितना है? m क्या है? मास ऑफ साइकिल, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में रेस्ट में है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा ना। वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब देखिए, तो आप फाइंड करेंगे इसका इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मास, तो इसका m है, वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम क्या आ गया? 0 आ गया, इनिशियल मोमेंटम। अब बताइए, आपको साइकिल का मोमेंटम चेंज करना है, तो आप क्या लाएंगे? साइकिल पर फोर्स लगाएंगे, आप पेडल मारेंगे, धक्का मारेंगे, कुछ तो करेंगे, फोर्स तो लगाएंगे तब तो चलेगा। तो आपने क्या किया? इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट किया। चलिए मान लीजिए आपने धक्का मारना स्टार्ट किया, आप हाथ को ऐसे लेकर के धक्का मार रहे हैं, आप ऊपर चढ़ के नहीं चला रहे, पेडल नहीं मार रहे, आप हाथ से धक्का मार चला रहे, ये आसान है समझने के लिए। तो आप धक्का मार रहे, धक्का मार रहे,
अब पहले स्टार्टिंग धक्का मारे, वेलोसिटी बढ़ा, और धक्का मारेंगे और धक्का मारेंगे, जैसे जैसे धक्का मारते रहेंगे वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो वेलोसिटी के बढ़ने से कौन बढ़ेगा, वेलोसिटी के बढ़ने से मोमेंटम बढ़ जाएगा, है ना। आप चाहेंगे तो इसको एग्जांपल में आप कार भी ले सकते हैं, अगर आपको साइकिल अच्छा नहीं लग रहा है तो बहुत लोग कार ले लेता है, ठीक है। मान लीजिए कार है, मान लीजिए ये कार है, ठीक है, ये कार है, ठीक है। तो अभी आप समझिए, कोई आपको बोला कि आप धक्का मारो बाबू, मेरा कार चल नहीं रहा है, प्लीज धक्का मार दो। आप धक्का मारने गए, ठीक है, आप धक्का मारने गए तो आप कार चलने लगी, आप धक्का मारे, हाथ हटा लिए, पुश किए, हाथ हटा लिए, तो वो क्या बोलेगा, अरे बाबू मेरा गाड़ी तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, आगे बढ़ा भी नहीं, आप चले गए, यही ना बोलेगा वो। तो आप बोलेंगे भैया मेरे ने ताकत नहीं है, धक्का नहीं मार सकते हैं। एक बच्चा और है, बोला नहीं नहीं अंकल मैं धक्का मार दूंगा, धक्का मारे जा रहा, धक्का मारे जा रहा, धक्का मारे जा रहा, धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ते 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 कार के पास एक स्पीड आ गया, कार के पास क्या आ गया, एक स्पीड। तो आप क्या बोलेंगे, कार के पास स्पीड आने का मतलब ही क्या होता है, कार के पास स्पीड आ गया मतलब कि कार का मोमेंटम गेन हो गया, कार का मोमेंटम गेन हो गया। आप क्या करेंगे कि अंकल अब मैं जाऊं, तो बोलेंगे अंकल हाँ बाबू कार का तो मोमेंटम गेन हो गया, कार चलने लगा है, हो सकता है गाड़ी स्टार्ट भी हो जाए, ऐसा करते वक्त स्टार्ट भी हो जाता है कई बार। तो अब क्या देखिए, अब आप मान लीजिए मैं मास को एग्जांपल मान रहा हूँ कि ये 10 kg मास है, सपोज 10 kg कोई गाड़ी तो होता नहीं है, फिर भी सपोज कर लीजिए कि ये 10 kg का मास है, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में बताया कि वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम क्या आ गया, 0 आ गया। आप धक्का मारे और सपोज कर लीजिए 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर टाइम क्या है, 0 सेकेंड, और 1 सेकेंड के बाद क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, फिर भी आप धक्का मार रहे हैं, फिर 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम क्या चल रहा है, 2 सेकेंड। फिर भी धक्का मार रहे हैं आप, फिर 3 सेकेंड पे आप वेलोसिटी क्या देख रहे हैं, 30 मीटर पर सेकेंड। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि फाइंड द मोमेंटम एट 3 सेकेंड, या फिर फाइंड द मोमेंटम एट 2 सेकेंड, फाइंड द मोमेंटम एट 1 सेकेंड, एट 0 सेकेंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है फाइंड द मोमेंटम, तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड द मोमेंटम, मोमेंटम देखो मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, फिर अब मैं रेट पे आऊंगा। मोमेंटम एट टाइम गिवन एट 1 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, एट 3 सेकेंड, और एट लास्ट हम करते हैं एट 0 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड पे हमको मालूम है मोमेंटम का एक ही फॉर्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी। वो जिस टाइम पे भी जहां पे भी है उस टाइम पे उसका मास, उस टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोमेंटम। तो पहले सॉल्व करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, सॉल्यूशन सॉल्व। तो एट 1 सेकेंड पे करते हैं, तो मोमेंटम 1 सेकेंड पे क्या होगा, 1 सेकेंड पे मास तो हमेशा कांस्टेंट है ना कार का, कितना मास नहीं है 10 kg, तो मास 10। अच्छा 1 सेकेंड में वेलोसिटी क्या था 10, तो मोमेंटम क्या आ गया 100। यूनिट क्या होता है, मास केजी में, अब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, निकल गया। अच्छा 2 सेकेंड पे मोमेंटम एट 2 सेकेंड पे, नंबर 2, मास तो अभी भी कितना है 2 ही 10 ही है, वेलोसिटी कितना है इस केस में 20, तो मोमेंटम क्या हो गया 200, कितना केजी मीटर पर सेकेंड, हो गया। अब बात करेंगे अगर नंबर 3 सेकेंड पे मोमेंटम क्या होगा, 3 सेकेंड पे क्या होगा, तो मास तो 10 ही है, वेलोसिटी क्या हो गया 30, तो मोमेंटम क्या होगा 300 केजी मीटर पर सेकेंड। इसका 1 मिनट और होता है, इसका 1 मिनट और होता है न्यूटन सेकेंड, वो मैं बाद में देता हूँ, ठीक। फिलहाल मैं केजी मीटर पर सेकेंड दिखा रहा हूँ, ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन कि अगर 0 सेकेंड बात करें तो P4 या P एट 0 सेकेंड पे, तो मास तो 10 ही है, लेकिन 0 सेकेंड वेलोसिटी क्या था, 0 सेकेंड पे वेलोसिटी कुछ नहीं था, रेस्ट में था, तो 0 क्या आ गया 0 केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ऐसे करके हम लोग एट एनी स्टैंड पे मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो आज के बाद याद रखेंगे, जब भी किसी स्टैंड का मोमेंटम पूछेगा, किसी स्टैंड का, तो उस स्टैंड पे मास और वेलोसिटी क्या है जाना जरूरी है। अगर मास दिया है वेलोसिटी नहीं दिया है, तो आपको पहले वेलोसिटी निकालना होगा उस स्टैंड का, और किसी भी स्टैंड का वेलोसिटी निकालना हम आगे सिखाएंगे आप लोग को। फिलहाल अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो निकाल के मोमेंटम उस स्टैंड का निकाल लेंगे। ये तो मोमेंटम हो गया। अब बात उठता है चेंज इन मोमेंटम का। अब देखिए मैं आता हूँ चेंज इन मोमेंटम का। देखिए अगर पूरा यहां से यहां तक बात किया जाए पूरा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन
मोमेंटम, ठीक है, टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो P1 या P स्टार्टिंग में क्या था 0 और लास्ट P फाइनल, P इनिशियल और P फाइनल। बोल सकते हैं मोमेंटम एट 0 सेकेंड पे 0 था और 3 सेकेंड पे क्या है, मोमेंटम 3 सेकेंड पे 300 है ना, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से यहां तक मोमेंटम कितना चेंज किया, चेंज क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम को दिखाते हैं डेल पी, पी माने मोमेंटम, डेल पी माने चेंज इन मोमेंटम। तो देयरफॉर डेल पी क्या हो गया, डेल पी हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल यहाँ पे P3 है और ऐसे लिखते हैं ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम P3 है, अच्छा इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम P0 है, P3 कितना है 300, P0 कितना है 0, क्या आ गया 300 kg मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां तक टोटल मोमेंटम कितना चेंज हुआ, कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। मैं आपको पहले समझा रहा हूं, बाद में मैं इसके डेरिवेशन पे आऊंगा, तब तक आप समझ जाएंगे, तब आपको लगेगा डेरिवेशन क्या है। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन का मतलब टोटल टाइम चेंज, टोटल टाइम चेंज एक ही बात है। कैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, सपोज कर लीजिए मैंने अभी स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच, अभी स्टॉप वॉच में टाइम क्या दिखा रहा है 0 सेकेंड, क्या दिखा रहा है 0 सेकेंड। मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे होगा ना। मैंने 5 पे स्टॉप कर दिया, तो मैंने 5 पे स्टॉप किया तो टाइम लगा ही 5 सेकेंड, और 0 सेकेंड से यहाँ तक आने में चेंज कितना हुआ टाइम हुआ, चेंज भी तो 5 ही हुआ ना। तो जितना टाइम चेंज होता है उतना ही टाइम हम लोग को लगता है, उतना ही हम लोग यूज करते हैं टाइम, ठीक है, वो टाइम टेकन होता है। तो टोटल टाइम टेकन इज टोटल टाइम चेंज, इसको दिखाते हैं T4 टाइम होता है, ये डेल पी हो गया, निकाल देंगे डेल पी हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है टोटल टाइम टेकन, T4 टाइम होता है, डेल टी मतलब क्या होता है चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। अच्छा कितना टाइम चेंज किया, कितना टाइम चेंज किया, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम कितना है, फाइनल टाइम है 3 सेकेंड, अच्छा ठीक है। इनिशियल टाइम कितना है 0 सेकेंड, तो टाइम क्या लगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड लगा है ना। तो जितना चेंज हुआ उतना टाइम लगा, दोनों सेम है टाइम टेकन, तो 0 सेकेंड, तो टाइम यहाँ पे क्या हो गया 3 सेकेंड, है ना। अब आप समझिए, एक होता है चेंज इन मोमेंटम और एक होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये दो चीज फर्क है। कोई भी चीज रेट का मतलब होता है कि वो 1 सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है, और चेंज मतलब कि वो चेंज कितना हो रहा है टोटल में, है ना, ये फर्क होता है। तो इस बात को आप लोग समझेंगे, टोटल चेंज और चेंज में क्या होता है, फर्क होता है। चेंज वो टोटल चेंज है, और रेट मतलब क्या होता है 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि 3 सेकेंड में मोमेंटम कितना चेंज हुआ, टाइम क्या लगा 3 सेकेंड, टोटल कितना चेंज हुआ 300, है ना। 3 सेकेंड में कितना चेंज हुआ 300, है ना। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, 3 का मतलब क्या है डेल टी, जब डेल टी टाइम चेंज हुआ सेकेंड में तो मोमेंटम क्या चेंज हुआ डेल पी, डेल टी का मतलब क्या है, डेल टी का मतलब है 3 सेकेंड, और डेल पी का मतलब क्या है 300, जो चेंज होगा। अभी इस केस में 300 है, हर बार तो 300 नहीं होगा, इसलिए मैंने सिर्फ लिखा डेल पी। अभी इस केस में 3 सेकेंड है, हर बार तो 3 सेकेंड नहीं होगा, कहीं पे 4 सेकेंड भी हो सकता है। तो मैंने सिर्फ लिखा कि इतना टाइम चेंज किया, यहाँ से यहाँ तक डेल टी टाइम चेंज किया, तो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम क्या चेंज किया डेल पी। तो 1 सेकेंड में क्या चेंज होगा, 1 सेकेंड क्या चेंज होगा डेल पी बाई डेल टी, क्या चेंज होगा डेल पी बाई डेल टी। अब देखिए इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये हो गया डेल पी बाई डेल टी इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। ये कब आया, इन 1 सेकेंड में आया, है ना। बात समझ रहे ना। तो अब आप बात समझिए, अगर आपको फाइंड करना है कि इस केस में यहाँ से यहाँ तक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, तो आज के बाद ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया, आप डेल पी डालेंगे और डेल टी डालेंगे और आपका निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग तो नोट कर चुके होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे।
अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपको फाइंड करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, अगर कैलकुलेट करना है, पूछता अगर कैलकुलेट, एग्जाम में पूछता कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कहां से कहां, फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, तीनों का पूछ रहा है। 0 से 1 सेकेंड में क्या चेंज हुआ, 0 से 2 सेकेंड में क्या चेंज हुआ, 0 से 3 सेकेंड में क्या चेंज हुआ। तो देखते हैं हम लोग के पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 0 से 1 सेकेंड में। तो देखिए हमको मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, शॉर्टकट में लिख रहे हैं वैसे, इन फर्स्ट केस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डी फॉर मोमेंटम, ठीक है, का फॉर्मूला क्या होता है, dp बाय, मतलब कि डेल पी बाय, आप लोग लिखेंगे ऐसे डेल पी बाय डेल टी। अब जहां तक बोला वहां का चेंज, अच्छा पहला केस में 0 से 1, तो यहां से यहां तक मोमेंटम क्या चेंज हुआ, तो यहां मोमेंटम 0 था, आपने देखा ना मोमेंटम 0 था, यहां क्या था मोमेंटम, यहां था 10 है ना, निकाले थे हम लोग ना 10 × 10, यहां 100 था, तो यहां का मोमेंटम क्या निकाले थे हम लोग, 100 निकाले थे, यहाँ का मोमेंटम 200 निकाले थे, यहाँ का मोमेंटम 300 निकाले थे हम लोग, और यहाँ का मोमेंटम क्या निकाले थे, 0 निकाले थे। तो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम क्या चेंज किया टोटल, अभी यहाँ निकाले इन दो पॉइंट के बीच, तो अभी इन दो पॉइंट के बीच का मोमेंटम क्या होगा, तो किसी यहाँ से यहाँ तक रेट, तो यहाँ का टोटल चेंज, यहाँ टोटल टाइम, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे टोटल चेंज मोमेंटम यहाँ से 100 भाई, टोटल टाइम क्या लगा यहाँ से तक, 1 सेकेंड ही लगा, तो क्या हो गया 100 मीटर, ठीक है, ये टाइम सेकेंड में हो गया, वेट टाइम सेकेंड में हो गया, और ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, मतलब कि केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा हम लोग का, सॉल्व आएगा 100 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड में मोमेंटम कितना चेंज हुआ, 100 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा आपसे पूछा दूसरा कि 0 से 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक, तो निकालते हैं। सेकेंड केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी। अब बिंदु पॉइंट के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल मोमेंटम क्या चेंज किया, और यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम क्या चेंज हुआ, तो मोमेंटम क्या चेंज किया यहाँ से यहाँ तक, 0 से 200 क्या चेंज हुआ, 200 चेंज है ना, और टाइम क्या चेंज हुआ 0 से 2, तो 2 - 0 टाइम 2, यहाँ भी कितना आ गया 100 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ भी सेम आ गया, ठीक है। तीसरा में करते हैं हम लोग, तीसरा में कैलकुलेट करते हैं, तीसरा में कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी, यहाँ से यहाँ तक टोटल चेंज मोमेंटम कितना होगा 0 और 300 आ गया, ठीक है 300 आ गया, बाय टाइम टेकन, यहाँ 0 सेकेंड यहाँ 3 सेकेंड, तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, नहीं ना करें, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो 3 - 0 3 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 100 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ऐसे वो निकाले, पहले हम लोग इसका रिलेटिव मोमेंटम निकाले, फिर दो टाइम के बीच में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना चेंजेस हो रहा मोमेंटम पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो भी निकालिए। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हर सेकेंड में हर जगह पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, सेम है, वो बढ़ भी नहीं रहा और घट भी नहीं रहा, वो क्या है कांस्टेंट है, वो लगातार एक जैसा ही बढ़ रहा है। देखिए हर बार क्या हुआ, देखिए जी 100 फिर 100 फिर 100, क्योंकि मैंने बताया ना पर सेकंड कितना बढ़ रहा है, मोमेंटम क्या लिखा है यहाँ पे, ये क्या है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, मतलब हर सेकंड मोमेंटम कितना बढ़ रहा है 100 से। तो यहाँ पे 0 था तो 1 सेकंड बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा फिर 100, फिर 1 सेकंड बाद और 100 बढ़ेगा, तो 100 था और 100 बढ़ गया तो कितना हो गया 200, समझ रहे ना। फिर 1 सेकंड के बाद क्या होगा, 200 था 100 और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 300, फिर अगले सेकंड के बाद क्या हो जाएगा 400, फिर अगले सेकंड के बाद क्या हो जाएगा 500, तो मोमेंटम बढ़ता जाएगा, लेकिन रेट क्या रहेगा हमेशा, रेट हमेशा 100 ही रहेगा, वो 100 से ही बढ़ रहा है। तो रेट कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मोमेंटम तो बढ़ रहा है ना। मोमेंटम क्या हुआ 0 से 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, मोमेंटम तो बढ़ा, लेकिन रेट क्या है, यहाँ से यहाँ का भी रेट 100, यहाँ से यहाँ का रेट भी 100, यहाँ से यहाँ का रेट भी 100। तो आप समझ रहे हैं ना, कई बार लोग सोचते हैं क्या मोमेंटम बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ रहा है, नहीं, मोमेंटम और रेट अलग चीज है। हो सकता है कि मोमेंटम बढ़ रहा हो लेकिन रेट क्या हो कांस्टेंट है। तो आज के बाद याद रखेंगे, कोई भी चीज ऐसा हो सकता है कि उसका वैल्यू बढ़ रहा हो लेकिन रेट क्या हो कांस्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि वैल्यू बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ता होगा, ठीक है, आप समझ रहे ना। अब हम आएंगे अपने
कंसेप्ट पे जो आप बताना चाहते हैं। तो ऐसे आप निकाल लेंगे मोमेंटम और ऐसे आप निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इसको रिलेट करने वाले हैं फोर्स से कि ये जो मोमेंटम बढ़ रहा है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए इस चीज को। अब देखिए, अब क्या है हम लोग का टॉपिक, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये रिलेशन दिखाना है हम लोग को कि ये क्या होता है। अब देखिए, फिलहाल मान लेते हैं हम यहाँ पे 3 केस ले रहे हैं, यहाँ पे एक कार, यहाँ पे एक कार। ठीक है, हम 2 ही केस लेते हैं, चलिए 2 केस लेते हैं। यहाँ पे एक मोटा ताजा बच्चा बैठा है धक्का मारने के लिए, और यहाँ बेचारा एकदम पतला दुबला लड़का बैठा है धक्का मारने के लिए। दोनों कार का मास क्या है, सेम है। कार का मास क्या है, सेम। मास क्या मारे थे हम लोग, 10 kg। ठीक है, और दोनों को मौका मिला धक्का मारने का, कितने देर के लिए, 2 सेकंड के लिए। कितने देर के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो ये धक्का मारा कार को 2 सेकंड तक, और 2 सेकंड के बाद कार का वेलोसिटी पहले तो 0 मीटर पर सेकंड था, अब क्या हो गया 500 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका क्या हो गया 500, या मान 600 मान लेते हैं, 600 मीटर पर सेकंड। यहाँ टाइम 0 सेकंड था, यहाँ टाइम क्या हो गया 2 सेकंड। जैसे 2 सेकंड पहुंचा ये छोड़ दिया। ठीक है, अब भाई ये मोटा ताजा बच्चा है, बहुत ताकत है इसके पास, तो ये 600 बनाया। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये धक्का मारेगा जब पतला वाला 2 सेकंड तक, तो इसका कार उतना तेज नहीं भागेगा, ये कमजोर है, ये कमजोर है। तो इसका जो कार है, इसका भी देखते इसका क्या हाल है, ये कैसा काम किया। तो 10 सेकंड, ये 0 सेकंड था, यहाँ पे धक्का मारा। ठीक है, 2 सेकंड के बाद देख रहे हैं क्या, इसके कार का वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकंड है। ये भी बहुत खुश हो रहे हैं, हाँ हम भी भाई धक्का मारे हैं, 400 कर दिए हम भी, हम कोई मामूली मत समझो। ठीक है ना। अब हम लोग पूछेंगे कि ये जब बच्चा फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई किया, कौन बच्चा ज्यादा फोर्स अप्लाई किया, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कौन ज्यादा अप्लाई किया। कॉमन सेंस, हम देखेंगे किसका गाड़ी पर सेकंड में ज्यादा भाग रहा है। जिसका गाड़ी पर सेकंड में ज्यादा भागा, ज्यादा मोमेंटम चेंज किया, ज्यादा मोमेंटम गेन किया, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी मिला है। उसको ज्यादा एनर्जी मिला है मतलब कि उसके ऊपर बच्चा ज्यादा फोर्स लगाया है, यही ना। तो हम इसका मोमेंटम निकालेंगे। तो देखेंगे क्या कि इस वाले कार का यहाँ से आता है टोटल रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या आया, डेल पी क्या आया, तो निकालते हैं। तो फाइनल मोमेंटम 600 माइनस 0 बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, क्या आ गया, ये आ गया 600 बाई 2 300। इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, ये मैंने देखा क्योंकि ये केजी मीटर पर सेकंड, नीचे बाई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर 300 आया। अच्छा, इसका देखते हैं, ये पहला वाला बच्चे का। दूसरा वाला बच्चा क्या हाल है मोमेंटम, दूसरा वाला बच्चे का, तो चेंज मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, टाइम क्या है, फाइनल टाइम बाई इनिशियल टाइम, है ना। तो क्या करेंगे, इसका आ गया 400 बाई 2 इक्वल टू 200 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, या ये भी बोल सकते हैं, नीचे सेकंड आ रहा है तो ये टाइम सेकंड में है, और ये क्या है केजी मीटर पर सेकंड। तो ये मोमेंटम हो गया और ये टाइम हो गया। तो क्या आ गया 200 केजी मीटर पर सेकंड, 200 केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम है, और नीचे क्या है बाय टाइम, मतलब कि 200 मोमेंटम चेंज कर रहा है 1 सेकंड में, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना। रेट कितना चेंज, रेट क्या है 200, रेट 200 है। इसका मतलब कि पतला दुबला वाला बच्चा पर सेकंड में मोमेंटम कितना बढ़ाया, ये पर सेकंड में देखिए 2 सेकंड में 400 बढ़ाया, तो 1 सेकंड में कितना बढ़ाया, तो 1 सेकंड में 200 बढ़ाया।
तभी तो वो 2 सेकंड में 400 बढ़ाएगा, तभी तो वो 2 सेकंड में 400 बढ़ाएगा। अच्छा मोटा वाला बच्चा क्या किया, ये देखो ये 2 सेकंड में कितना बढ़ाया, हाँ 2 सेकंड में 600 बढ़ाया, तो 1 सेकंड में क्या बढ़ाया होगा 300। अच्छा 1 सेकंड में 300 बढ़ाया है तो 2 सेकंड में क्या बढ़ाएगा वो 2 सेकंड में 600 बढ़ाएगा, समझ रहे ना। तो किसका रेट ज्यादा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉय ग्रेटर देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेकंड बॉय। ठीक है समझ गए। इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड वाला बच्चा का मोमेंटम कम है। क्यों, कंक्लूजन क्या निकला, क्योंकि ये बेचारा उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पाया। तो अगर सेकंड वाला मान लेते फोर्स F2 अप्लाई किया होगा और फर्स्ट वाला फोर्स F1 अप्लाई किया होगा, तो किसका फोर्स ज्यादा होगा, जिसका मोमेंटम ज्यादा है पर सेकंड चेंज उसका फोर्स ज्यादा है। हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ द फर्स्ट बॉय मस्ट बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ द अप्लाइड बाय द सेकंड बॉय, है ना। ये हो गया, पता चल गया हमको। इसका मतलब ये हो गया हम लोगों का, क्या पता चला कि कि जो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जिस चीज का मोमेंटम पर सेकंड ज्यादा बढ़ेगा वहां पे फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिस चीज का पर सेकंड मोमेंटम कम चेंज होगा वहां फोर्स क्या होगा, कम होगा। यही तो दिया था सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो सेकंड लॉ क्या बताया, सेकंड लॉ बताया आपको रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड gives the concept of force के बारे में बताया। और कैसे बताया, gives the relation between force and rate of change of momentum और क्या बताया फाइनली कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही है न्यूटन सेकंड लॉ। ये क्वेश्चन आ गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर किसी का रेट ऑफ चेंज मोमेंटम ज्यादा होगा, मतलब पर सेकंड मोमेंटम ज्यादा चेंज करेगा, तो फिर फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर किसी का पर सेकंड या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा, पर सेकंड मतलब रेट होता है, ठीक है, या तो रेट ऑफ मोमेंटम कम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा, या पर सेकंड कम होगा, एक ही बात है, तो फोर्स भी क्या होगा, कम है। ठीक है, बात समझ रहे ना। तो ये बताया सेकंड लॉ, समझ गए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग को एक मिल गया, रिलेशन मिल गया। अच्छा फाइनली नोट पॉइंट में लोग क्या क्या फॉर्मूला लिखेंगे, ये तो सेकंड लॉ का रिलेशन हो गया, इसको आगे हम आगे इक्वेट और करेंगे। ठीक है, तो नोट पॉइंट हम क्या क्या करेंगे, तो पहले नोट पॉइंट कर लेते हैं। आप लोग ये तो समझ ही गए हैं। आगे देखिए इसको अच्छा से देखिए। अब हम लोग रिलेशन निकालें, ये अगर रेट निकल जाएगा तो फोर्स भी निकल जाएगा। ठीक है हम लोग ना, तो पहले हम लोग को फोर्स निकालना है कि फोर्स एक्चुअली क्या होगा, तो हम लोग को रेट निकालना होगा। तो हम लोग रेट निकालते हैं। ये प्लेटफॉर्म है, सॉरी प्लेटफॉर्म है, और इस पे एक कार जिसका इनिशियल वेलोसिटी हम v1 मान रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर स्टार्टिंग में 0 होगा तो 0 लेंगे, 0 नहीं होगा तो नहीं लेंगे। ठीक है, ये ले लें। तो फिलहाल कुछ भी हो सकता है, मैंने v1 माना, और उसके ऊपर इसका मास क्या है, इसका मास m है। किसी ने क्या किया, बेचारे के ऊपर फोर्स लगा दिया, फोर्स जैसे धक्का मारा तो कार का स्पीड बढ़ गया, और अब कार का स्पीड क्या हो गया, v2 हो गया। अब v2 ग्रेटर देन v1 दिखा रहा है, मतलब कि इसका वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ गया है, तो मोमेंटम भी बढ़ गया होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में टाइम क्या था, t1 में भी कुछ भी हो सकता है, 0 सेकंड भी हो सकता है अगर 0 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप अगर 1 से देखना स्टार्ट करें तो 1 भी ले सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए ट्रेन जहाँ से स्टार्ट हुई तो वहाँ 0 सेकंड, लेकिन आप आधा रास्ता देख रहे हैं तो वहाँ तो ट्रेन का 0 सेकंड नहीं होगा, स्टार्ट वहाँ तो नहीं हो रहा, क्योंकि 0 सेकंड का मतलब क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ 0 लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया 0 1 2 3, ठीक है, तो जो वहाँ पे देखा 0 सेकंड, लेकिन जो यहाँ पे देखा क्या दिखेगा, 1 सेकंड के बाद सर का वेलोसिटी इतना था, 2 सेकंड के बाद इतना था, है ना। तो बिगिनिंग से जब बात करते हैं तो 0 सेकंड लेते हैं, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन अगर बिगिनिंग से नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं है, तो 0 सेकंड कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर दिए, टाइम t1 ले लिए, और यहाँ का टाइम क्या है, t2 है। ठीक है, अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं कि इनिशियल मोमेंटम क्या था यहाँ का, p1 मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा फाइनल मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1 कितना हो गया, p2 इक्वल टू mv2, और ये कितना है, माइनस mv1। ठीक है, m यहाँ से कॉमन हो गया,
ये क्या निकल गया v2 माइनस v1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को शॉर्टकट में लिखते हैं डेल v। क्या लिखते हैं, डेल v। ठीक है, डेल v मतलब चेंज इन वेलोसिटी। आप लिख लेंगे इसको, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। अच्छा, टाइम क्या लगा, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम तो t2 माइनस t1। ठीक है, अब आप निकालेंगे कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या हुआ, तो डेल p बाय डेल t। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या हुआ, डेल p बाय डेल t। डेल p कितना फाइंड किए, m डेल v, और डेल t की वैल्यू क्या रखे हैं, डेल t रखे हैं, है ना। अब देखिए, आप चाहेंगे तो यहाँ पे डेल v की वैल्यू रख सकते हैं v2 माइनस v1, टाइम रख सकते हैं t2 माइनस t1, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये भी। देखिए मैं फिलहाल यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए तो ये इसको गौर कीजिए, ये क्या है, ये क्या है, तो ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या हुआ, बाय चेंज इन टाइम। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, कभी जब भी टाइम डेल टी डिवाइड होता है उसका मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या चेंज किया, डेल वी, टाइम क्या लगा, डेल टी। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में डेल टी टाइम लगा, मतलब टाइम कितना चेंज हुआ, और वेलोसिटी क्या चेंज किया यहाँ से यहाँ तक, डेल वी। तो एक सेकंड में क्या चेंज होगा, एक सेकंड में क्या चेंज होगा, डेल वी बाय डेल टी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम नहीं वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ मास नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी है। अगर मास करें तो मोमेंटम है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। किसी भी चीज का रेट मतलब कि वो 1 सेकंड में चेंज हो रहा है। तो और 1 सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज होता है, क्लास 9 में लोग पढ़े थे, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो कोई भी चीज 1 सेकंड में चेंज होगा, रेट होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। एंड वी नो दैट डेल v by del t is equal to acceleration, तो ma, therefore del p by del t is equal to क्या फाइंड हो गया, ma। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। therefore from, इसको इक्वेट कर देते हैं यहाँ पे, from equation 1 and 2 if directly proportional to del p, where del p फाइंड किया हम लोग क्या, ma। del p क्या फाइंड किया है, ma। क्लियर है, ma। अच्छा, यहाँ से हटाएंगे, कभी भी कोई प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि एक कांस्टेंट आ गया, वेयर इज कांस्टेंट, और यहाँ इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखिए ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा, कहाँ पे 1 होता है नहीं होता है। ठीक है, इसका मैं रीजन बता